नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम किन्स के रोजगार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। किन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में न केवल प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, बल्कि एक नया रोजगार सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। रोजगार तथा राष्ट्रीय निर्धारण की दिशा में किन्स का सिद्धांत एक क्रांतिकारी तथा ठोस कदम है। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए किन्स ने मजदूरी दर, ब्याज दर व कीमत सिद्धांत जैसी पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर उपभोग प्रवृत्ति, पूंजी की सीमांत क्षमता तथा नकदी अधिमान आदि कुछ नई अवधारणाएं विकसित की। किन्स के सिद्धांत की मान्यताएं। यह सिद्धांत एक अल्पकालीन आर्थिक विश्लेषण है। अर्थव्यवस्था बंद तथा विकसित पूंजीवादी है और इसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। उत्पादन के घटते प्रतिफल के नियम लागू हैं। मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का आधार भी है। अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी की उपस्थिति है। मजदूरी दर में दृढ़ता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की उपस्थिति होती है और उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो ये किन्स के सिद्धांत की मान्यताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान्यताओं में हमने पढ़ा, किन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालीन आर्थिक विश्लेषण है, क्योंकि अल्पकाल में श्रम के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों तथा उत्पादन क्षमता को सापेक्षिक रूप से स्थिर मान लिया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुल मात्रा रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है, यानी कि श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कि परिवर्तनशील साधन है अल्पकाल में। अर्थव्यवस्था में जितना अधिक रोजगार होगा उतना ही अधिक उत्पादन होगा और इसके विपरीत रोजगार कम होने पर उत्पादन भी कम होगा। किन्स के रोजगार सिद्धांत का मुख्य आधार प्रभावपूर्ण मांग की धारणा है। किन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल विचार है कि अल्पकाल में रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग के घटने पर रोजगार घटता है तथा प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है। अब बात आती है कि प्रभावपूर्ण मांग है क्या। तो यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ समझ लेते हैं। विभिन्न आय स्तरों पर मांग के विभिन्न स्तर होते हैं, किंतु मांग के ये सभी स्तर प्रभावपूर्ण मांग नहीं होते हैं। केवल वही मांग प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है जो वर्तमान समय में विद्यमान रोजगार स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति के बराबर होती है। यानी कि जितना भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है, अगर वो सारा का सारा बिक जाता है, यानी कि मांग उस पूर्ति के बराबर है, उस उत्पादन के बराबर है, तो तभी वो प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। अन्यथा वो मांग प्रभावपूर्ण मांग नहीं कहलाती अगर उत्पादन बचा रह जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार के संतुलन बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग वह कुल धनराशि है जो कुल उत्पादन के क्रय पर व्यय की जाती है। यहाँ कुल उत्पादन का आशय राष्ट्रीय आय से है, अतः प्रभावपूर्ण मांग राष्ट्रीय आय के बराबर होती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय व्यय के बराबर भी होती है। यानी कि वह राष्ट्रीय व्यय जो राष्ट्रीय आय के बराबर हो प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग बराबर होती है राष्ट्रीय उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के, जिसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, और ये राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? राष्ट्रीय व्यय के। यानी कि जो अर्थव्यवस्था में व्यय किया गया है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, यानी कि कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के बराबर। इस राष्ट्रीय व्यय में कुल उपभोग व्यय और कुल विनियोग व्यय शामिल होता है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो कुल उपभोग और कुल विनियोग का योग होती है। कुल राष्ट्रीय व्यय में वह राशि भी शामिल है जो सरकारों द्वारा व्यय की जाती है। इसलिए किन्स के अनुयायी सरकारी व्यय को भी प्रभावपूर्ण मांग में शामिल करते हैं। जो किन्स को मानने वाले हैं अर्थशास्त्री,
किन्सवादी अर्थशास्त्री जो हैं वो सरकारी व्यय को भी प्रभावपूर्ण मांग में शामिल करते हैं और प्रभावपूर्ण मांग को फिर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग में क्या क्या शामिल होता है फिर? उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और सरकारी व्यय। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सरकारी व्यय सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, जिस पर आर्थिक कारकों की अपेक्षा राजनीतिक तथा सामाजिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो आर्थिक लाभ से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि उसके कुछ अपने ही राजनीतिक और सामाजिक कारण होते हैं। प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक कारक। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण दो कारकों द्वारा होता है। पहला कुल मांग कीमत तथा दूसरा कुल पूर्ति कीमत। पहले हम कुल मांग कीमत को समझेंगे। कुल मांग कीमत किन्स के अनुसार कुल मांग का अभिप्राय किसी समूह या कुछ व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली मांग से नहीं है, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल मांग से है। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं सेवाओं की क्या मांग है, उससे इसका तात्पर्य है कुल मांग का। किन्स ने कुल मांग को वस्तुओं व सेवाओं के रूप में नहीं मापा है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनकी मतलब वैरायटीज़ अलग अलग हैं, तो इसलिए किन्स ने कुल मांग को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में नहीं मापा है, बल्कि समाज की संपूर्ण आय के रूप में मापा है, जिसे लोग व्यय करने के लिए तत्पर हैं। किसी रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमी अपने द्वारा नियोजित किए गए श्रमिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से, यानी कि सभी उत्पादक ये मान लीजिए कि अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से जितनी मौद्रिक राशि प्राप्त करने की आशा करते हैं, वह मौद्रिक राशि कुल मांग कीमत कहलाती है। यानी कुल मांग कीमत से तात्पर्य इससे नहीं है कि वो वास्तव में जो उद्यमी हैं अर्थव्यवस्था में जितने भी हैं सभी के सभी जितनी मौद्रिक राशि उनको प्राप्त होती है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये कौन सी राशि है जिसकी उन्हें आशा है कि अपना कुल उत्पादन वो बेच करके कितनी मौद्रिक राशि प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। जितनी मौद्रिक राशि उन्हें प्राप्त होने की आशा होती है अपना कुल उत्पादन बेचने पर, उसे कुल मांग कीमत कहते हैं। रोजगार स्तर और कुल मांग कीमत के मध्य सीधा संबंध होता है। रोजगार स्तर बढ़ने पर कुल मांग कीमत अर्थात प्रत्याशित विक्रय आय भी बढ़ती है, लेकिन घटती दर से, क्योंकि रोजगार बढ़ने से उत्पादन तो बढ़ जाता है, परंतु बाजार में आपूर्ति भी बढ़ती है, जिससे मूल्यों के गिरने की संभावना रहती है। इसलिए जैसे जैसे बाजार में उत्पादन बढ़ता है, आपूर्ति बढ़ती है, मूल्य गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी उद्यमी क्या करते हैं, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं तो बढ़े हुए उत्पादन की बिक्री से जो उनको राशि प्राप्त होगी उसकी उम्मीदें जो हैं क्या हो जाती हैं, थोड़ी घट जाती हैं। मतलब उनको ये उम्मीद रहती है कि अब थोड़ा कम मूल्य में ये माल बिकेगा, क्योंकि मूल्य गिरने की संभावना बाजार में रहेगी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है। किन्स का मानना था कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति तो स्थिर रहती है, किंतु विनियोग में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः अल्पकाल में विनियोग में वृद्धि करके कुल मांग कीमत में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा किन्स का मानना था कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति तो स्थिर रहती है, लेकिन विनियोग में परिवर्तन किया जा सकता है, और अगर हमें कुल मांग कीमत में वृद्धि करनी है तो हमें विनियोग में वृद्धि करनी होगी। हम विनियोग में वृद्धि करके कुल मांग कीमत में वृद्धि कर सकते हैं। कुल मांग कीमत अनुसूची यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें 3 कॉलम हैं। पहले वाले कॉलम में रोजगार स्तर करोड़ व्यक्तियों में दिखाया गया है। दूसरे कॉलम में कुल प्रत्याशित आय है करोड़ रुपये में, और तीसरे कॉलम में कुल प्रत्याशित आय में होने वाली वृद्धि को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजगार स्तर जैसे जैसे बढ़ता है समान संख्या में, समान अनुपात में, तो कुल प्रत्याशित आय जो है वो कैसे बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही है।
जब 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलता है तो कुल प्रत्याशित आय 110 करोड़ रुपये है। जब 2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलता है तो कुल प्रत्याशित आय बढ़कर के 210 करोड़ रुपये हो जाती है, यानी कि इसमें 100 करोड़ रुपये की प्रत्याशित आय की वृद्धि होती है। और जब रोजगार स्तर बढ़कर के 3 करोड़ व्यक्ति हो जाता है तो कुल प्रत्याशित आय बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो जाता है, जो कि 210 से 90 करोड़ रुपये अधिक है। यानी कि इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, फिर 80 करोड़ रुपये की प्रत्याशित आय में वृद्धि हुई है, फिर 70 की और फिर 60 करोड़ रुपये की। तो यानी कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है कुल प्रत्याशित आय में वृद्धि तो होती है लेकिन घटती दर से होती है। इसको आप रेखा चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर रोजगार स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है एडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी बढ़ने की जो दर है वो निरंतर गिर रही है। अब मान लीजिए विनियोग में कमी होती है, यानी कि जो कुल मांग कीमत है वो गिर जाती है, या ये कह लीजिए कि विनियोग घट जाता है जिससे कुल मांग कीमत घट जाती है, तो एडीपी भी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि दाईं ओर नीचे की तरफ खिसक जाएगा एडीपी 1। उपभोग प्रवृत्ति तो स्थिर रहती है। और सरकार की अगर बात करें तो सरकारी जो व्यय है वो आर्थिक कारकों पे नहीं बल्कि अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अगर सरकारी व्यय भी घटता है तो भी उसका यही असर होगा। इसी प्रकार से अगर विनियोग बढ़ता है या सरकारी व्यय बढ़ता है, अगर सरकार मतलब इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं कि सरकार को अपना व्यय बढ़ाना पड़े, तो उसका भी ये प्रभाव होगा कि जो कुल मांग कीमत है, जो कुल मांग कीमत वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि बाईं ओर खिसक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रेखा चित्र की व्याख्या है। अब बात करते हैं कुल पूर्ति कीमत की, जो कि प्रभावपूर्ण मांग का दूसरा निर्धारक कारक है। उत्पादन करने के लिए उद्यमकर्ता को एक निश्चित धनराशि व्यय करनी पड़ती है जो लागत कहलाती है। प्रत्येक उत्पादक उत्पादित उत्पादन को बेचकर इतनी धनराशि अवश्य प्राप्त करना चाहेगा जितनी उस उत्पादन को उत्पादित करने के लिए आवश्यक है। इसे किन्स ने कुल पूर्ति कीमत कहा है। दूसरे शब्दों में, जब अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमी श्रमिकों की एक संख्या को नियोजित करते हैं तो उन सभी उद्यमियों को उन श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय से इतनी न्यूनतम राशि अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि श्रमिक काम में बने रह सकें। यह न्यूनतम राशि ही कुल पूर्ति कीमत कहलाती है। अगर ये न्यूनतम राशि भी नहीं मिलेगी सभी उद्यमियों को उनकी वस्तुओं के विक्रय के बदले, तो वे रोजगार स्तर को घटा देंगे, यानी कि अपने यहाँ श्रमिकों को काम में नहीं रखेंगे, श्रमिकों की संख्या को वो कम कर देंगे अपने यहाँ। इससे क्या होगा, रोजगार स्तर गिर जाएगा। तो कुल पूर्ति कीमत क्या है, रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम राशि उनको मिलनी चाहिए सभी उद्यमियों को, उस राशि को कुल पूर्ति कीमत कहा जाता है। विभिन्न वस्तुओं को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मापों के कारण संपूर्ण उत्पादन के कुल मूल्य को मापना अत्यंत कठिन है। इसी कारण किन्स ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन की मात्रा मापने के स्थान पर श्रम की मात्रा को अपनाया, यानी कि श्रम की मात्रा की माप को अपनाया, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उनके विभिन्न माप होते हैं, इसलिए उनको जोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए किन्स ने कुल उत्पादन की मात्रा के स्थान पर श्रम की मात्रा को, यानी कि रोजगार स्तर को अपनाया है। कुल पूर्ति कीमत और रोजगार स्तर अर्थात श्रम की मात्रा में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे कि कुल मांग कीमत और रोजगार स्तर में होता है, लेकिन कुल पूर्ति कीमत रोजगार स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ती दर से बढ़ती है। किन्स के अनुसार जब अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है तो उत्पादन लागत भी बढ़ती चली जाती है। यदि उद्यमी को प्राप्त होने वाली राशि बढ़ती चली जाएगी तो उद्यमी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता चला जाएगा
और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर कायम हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। इसके पश्चात यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद और अधिक रोजगार व उत्पादन बढ़ाना असंभव होगा। इस स्थिति में कुल पूर्ति कीमत वक्र जो होगा वो लंबवत हो जाएगा। कुल पूर्ति कीमत वक्र का लंबवत होना यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था अल्पकाल में पूर्ण रोजगार स्तर पर हो तो फिर कुल व्यय में वृद्धि करने पर भी कुल उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होगी, यानी कि कुल उत्पादन में वृद्धि करना असंभव होगा पूर्ण रोजगार स्तर के बाद, बल्कि कुल उत्पादन में वृद्धि के बजाय ये जो व्यय में वृद्धि हुई है ये मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करेगी। किन्स का यह भी मानना था कि पूर्ण रोजगार स्तर के निकट पहुंचने के साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में श्रम की कमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे मजदूरी दर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप समग्र पूर्ति वक्र बढ़ती दर से ऊपर की ओर उठता है। तो किन्स ने ये दो कारण बताए हैं कि क्यों कुल पूर्ति कीमत वक्र रोजगार स्तर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और वह भी बढ़ती दर से। इसी प्रकार से किन्सवादी अर्थशास्त्रियों ने भी कुल पूर्ति वक्र के इस आकार को लेकर के दो कारण बताए हैं। समग्र पूर्ति वक्र के बढ़ती दर से बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठने के दो कारण हैं किन्सवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। पहला, अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील साधनों विशेष रूप से श्रम में ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जिससे श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता में गिरावट आ जाती है। सीमांत भौतिक उत्पादकता अगर निकालनी हो श्रम की, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता और बाजार में वस्तु की सीमांत जो कीमत है, सीमांत जो आगम है, उसका आपस में गुणा किया जाता है। उसका गुणनफल जो होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, MR गुणा MP जो होगा वो श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता होगा। तो इसमें गिरावट आती है जैसे जैसे श्रम की अधिक मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोजगार स्तर बढ़ने पर श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता गिरती है। एक कारण तो ये है। इससे क्या होता है कि मौद्रिक मजदूरी अगर स्थिर रहती है तो श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता में कमी उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि कर देती है, क्योंकि श्रम को जो मजदूरी दी जा रही है वो स्थिर है, लेकिन प्रत्येक अगली इकाई जो है श्रम की वो क्या कर रही है, उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता में गिरावट आ रही है। तो इससे क्या होगा, उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ जाएगी, जिस वजह से रोजगार स्तर बढ़ने पर पूर्ति वक्र बढ़ती दर से ऊपर की ओर बढ़ेगा। दूसरा कारण है, जब रोजगार स्तर तथा उत्पादन में वृद्धि होती है तो मजदूरी दर में भी वृद्धि होती है। ये दूसरा कारण है। जब उत्पादन की समग्र मांग में वृद्धि होने से श्रम की मांग में वृद्धि होती है तो इसकी मजदूरी दर में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, जिससे समग्र पूर्ति वक्र बढ़ती दर से ऊपर की ओर उठता है। तो इस प्रकार से श्रम को अधिक रोजगार देने से, यानी कि रोजगार स्तर बढ़ने से श्रम की सीमांत उत्पादकता में कमी तथा मजदूरी दर में वृद्धि होने के कारण फर्मों की सीमांत उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और समग्र पूर्ति वक्र बढ़ती दर से बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। यहाँ पर कुल पूर्ति कीमत अनुसूची दी हुई है। इसमें पहले कॉलम में रोजगार स्तर को दिखाया गया है करोड़ व्यक्तियों में, दूसरे में कुल उत्पादन लागत को यानी कि कुल पूर्ति कीमत को दिखाया गया है करोड़ रुपये में, और तीसरे कॉलम में कुल उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर 1 करोड़ व्यक्तियों को जब रोजगार दिया गया तो कुल उत्पादन लागत 70 करोड़ रुपये है, जो उद्यमी को चाहिए ही चाहिए। अगर इतनी नहीं मिलेगी तो रोजगार स्तर घटा दिया जाएगा। अगर रोजगार स्तर बढ़ कर के 2 करोड़ व्यक्ति होता है तो कुल उत्पादन लागत बढ़ कर के 150 हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम
समान मात्रा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं रोजगार में, तो कुल उत्पादन लागत या कुल पूर्ति कीमत जो है वो 150 के बाद 240, फिर 340, फिर 450 और फिर 570 हो जाती है। यानी कि कुल उत्पादन लागत में जो वृद्धि हो रही है वो बढ़ती दर से हो रही है, ये इसमें दिखाया गया है। इसको आप रेखा चित्र में इस तरह से देख सकते हैं। जैसे जैसे रोजगार स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्ति वक्र भी ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो F बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है। तो पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति वक्र जो है क्या है, y अक्ष के समानांतर है, लंबवत हो गया है, जो ये बताता है कि इससे आगे उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है, बल्कि केवल और केवल उत्पादन लागत बढ़ेगी, या अगर और अधिक व्यय होता है तो और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में क्या होगा, कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। ये रेखा चित्र की व्याख्या है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण, या ये कह लीजिए कि रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण कैसे होता है, इसको यहाँ पर समझेंगे। प्रभावपूर्ण मांग उस कुल मांग कीमत को कहते हैं जो कुल पूर्ति कीमत के बराबर हो, और जिस रोजगार स्तर पर कुल मांग कीमत और कुल पूर्ति कीमत परस्पर बराबर होते हैं वह रोजगार स्तर रोजगार का संतुलन स्तर होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां समस्त उद्यमकर्ताओं की प्रत्याशित विक्रय आय यानी कि कुल मांग कीमत तथा उत्पादन लागत अर्थात कुल पूर्ति कीमत परस्पर समान हो जाती हैं, वहाँ पर रोजगार का संतुलन स्तर निर्धारित हो जाता है। यहाँ पर कुल मांग कीमत अनुसूची है जो हमने पीछे देखी थी, और कुल पूर्ति कीमत अनुसूची है ये भी हमने पीछे देखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 5 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है तब कुल प्रत्याशित आय, दूसरा कॉलम कुल मांग कीमत अनुसूची में कुल प्रत्याशित आय 450 करोड़ रुपये हो जाती है। और इसी प्रकार से 5 करोड़ व्यक्तियों के रोजगार स्तर पर कुल उत्पादन लागत या कुल पूर्ति कीमत भी 450 करोड़ रुपये होती है। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, कुल प्रत्याशित आय भी और कुल उत्पादन लागत भी दोनों 450 के बराबर हैं। अतः इन अनुसूचियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में 5 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, और ये संतुलित रोजगार स्तर है। रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर y अक्ष पर उत्पादन लागत और प्रत्याशित विक्रय आय को दिखाया गया है, और x अक्ष पर रोजगार स्तर को दिखाया गया है। लाल वाला जो वक्र है वो कुल पूर्ति कीमत वक्र है, और जो नीले वाला वक्र है वो कुल मांग कीमत वक्र है। यहाँ पर रोजगार का स्तर ON के बराबर है, और E जो है वो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, क्योंकि ADP और ASP दोनों E बिंदु पर बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो रोजगार स्तर निर्धारित होता है वो होता है ON। अब मान लीजिए अगर हमें रोजगार स्तर को बढ़ाना है तो हमें विनियोग को बढ़ाना होगा। और एक बात और है, हमने यहाँ पर F बिंदु माना है, हम इसको पूर्ण रोजगार का बिंदु मान रहे हैं। अब हमें अगर पूर्ण रोजगार बिंदु प्राप्त करना है तो हमें विनियोग बढ़ाना होगा। विनियोग मान लीजिए हमने बढ़ाया, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था कि पूर्ण रोजगार स्तर कायम हो सके। प्रभावपूर्ण मांग का जो बिंदु है वो इस बार क्या हो गया है, E1, क्योंकि विनियोग बढ़ने से कुल मांग कीमत वक्र जो है ADP से ADP1 हो गया है। तो यहाँ पर रोजगार का स्तर बढ़ा है और बढ़कर के ON1 हो गया है, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था में N1F के बराबर बेरोजगारी विद्यमान है। तो हमें तब तक विनियोग को बढ़ाना होगा जब तक कि ADP1 जो है वो खिसक करके ADP2 नहीं हो जाता, ताकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर कायम हो सके। ये रेखा चित्र की व्याख्या है। किन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं। किन्स का सिद्धांत सभी प्रकार की बेरोजगारी की दशाओं में लागू नहीं होता।
यह केवल मंदी की स्थिति में बेरोजगारी की चर्चा करता है, किंतु वर्तमान स्थिति में स्फीतिकारी दशाएं और बेरोजगारी जो है ये दोनों ही काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्राविधिक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी आदि की चर्चा किन्स ने नहीं की है अपने सिद्धांत में। यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। एक प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग में समानता लाना प्राय कठिन और असंभव होता है, ये एक इसकी आलोचना है। आगे, किन्स के रोजगार सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत कहना गलत है, क्योंकि यह केवल पूंजीवादी विकसित देशों की समस्या का विश्लेषण करता है। यह अपेक्षाकृत अल्प विकसित और विकासशील देशों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। किन्स का मानना है कि चालू अवधि का उपभोग चालू अवधि की आय पर निर्भर होता है, जबकि उपभोग स्तर चालू आय पर ही नहीं बल्कि पिछले अवधि की आय के साथ साथ कुछ अन्य तत्वों जैसे कि संपत्ति प्रभाव, प्रत्याशाएं, तकनीकी परिवर्तन आदि पर भी निर्भर करता है। अगली आलोचना है सिद्धांत की कि यह सिद्धांत समष्टिवादी दृष्टिकोण पर आधारित है अथवा अत्यधिक समग्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के सभी निष्कर्ष समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कुल आय, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग आदि तत्वों पर आधारित हैं। प्राय समग्र अवधारणाएं जो होती हैं भ्रामक होती हैं, ऐसा आलोचकों का मानना है। किन्स ने प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार स्तर के बीच क्रियात्मक संबंध को माना है, यानी कि उन्होंने माना है कि प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार स्तर के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, किंतु इसके लिए उन्होंने कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं दिया। रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर प्रत्यक्षतः निर्भर नहीं करती। हैजलिट के अनुसार वस्तुतः मुद्रा की पूर्ति, कीमत और मजदूरी की लोचों में पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध रोजगार की मात्रा को प्रभावित करता है, न कि प्रभावपूर्ण मांग। ये हैजलिट का मानना था। किन्स ने अपने सिद्धांत में दीर्घकाल की अवहेलना की है, जबकि पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करना किसी भी अर्थव्यवस्था का एक दीर्घकालीन उद्देश्य होता है। आधुनिक समय में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद नहीं है, जबकि यह सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अगली आलोचना है, किन्स का सिद्धांत एक स्थैतिक सिद्धांत है, क्योंकि उनके रोजगार संतुलन निर्धारण के सभी चरों में समय पश्चत्ता का अभाव है। किन्स ने प्रत्याशा पर अत्यधिक जोर दिया है, जबकि इसको ज्ञात करना असंभव है। इसके अतिरिक्त किन्स प्रत्याशा के संबंध में कोई सिद्धांत भी प्रतिपादित नहीं कर पाए हैं। किन्स ने अपने सिद्धांत में कुल पूर्ति को अल्पकाल में स्थिर माना है। इस प्रकार किन्स ने वस्तु बाजार में पूर्ति पक्ष की अवहेलना की है। किन्स ने अपने सिद्धांत में आय वृद्धि के लिए केवल गुणक को ही महत्व दिया, जबकि गुणक और त्वरक दोनों की ही आय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कुछ आलोचनाएं थी किन्स के सिद्धांत की। हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत था। महामंदी से उबरने में इस सिद्धांत ने बहुत योगदान दिया अपना, लेकिन बाद में देखा गया कि ये अन्य जो देश हैं, अन्य जो स्थितियां हैं विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग, उनमें ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना थी, सबसे बड़ी इस सिद्धांत की कमी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।